नमस्कार। इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हर सिर पर एक छत हो, सबके पास अपना घर हो और उस घर में हो एक सुकून भरी जिंदगी। लेकिन जनाब, मुद्दा सिर्फ इतना नहीं है। मुद्दा ये भी है कि देश में सुस्त पड़े रियल एस्टेट सेक्टर में जान कैसे डाली जाए। इन सभी सवालों के बीच आज का दिन रियल एस्टेट सेक्टर के लिए ऐतिहासिक रहा। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि आज राज्यसभा में कमोबेश सभी राजनीतिक दल ग्राहकों के हित से जुड़े इस विधेयक पर एक मत नजर आए और आज रियल एस्टेट का जो विधेयक है वो बहस के बाद ध्वनिमत से पारित कर लिया गया। क्या है इस कानून की बारीकियां, क्या असर होगा पूरे रियल एस्टेट सेक्टर पर, क्या फर्क पड़ेगा हमारी और आपकी जिंदगी पर, और क्या 2022 तक हर आम खास के पास अपना घर होने का सपना वाकई पूरा होगा। चर्चा आज इसी पर। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। मनोज मिश्र जो कि फाउंडर और एमडी हैं ग्राउंड ट्रूथ के, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े निशांत सिंघल, रियल एस्टेट एक्सपर्ट के रूप में हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आप इन्वेस्टर क्लिनिक से जुड़े हैं और तमाम जो रियल एस्टेट कंपनी है उसके साथ काम कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिंघल साहब इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो अपने आशियाने का ख्वाब देखने वालों के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। बिल्डरों की मनमानी को रोकने के लिए जो रियल एस्टेट विधेयक है वो आज राज्यसभा में पारित कर लिया गया। क्या है बड़ी बातें इस विधेयक की, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। घर खरीदने वालों के लिए गुरुवार का दिन बेहद खास रहा। बिल्डरों की मनमानी से परेशान लोगों के लिए राहत लेकर आने वाला रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट बिल राज्यसभा ने पास कर दिया। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने ये बिल पेश किया और कहा कि लोगों को परेशानी से निजात दिलाने के लिए सरकार ये बिल लेकर आई है और करोड़ों लोग इसके पास होने से फायदा ले सकेंगे। कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू मी shall be the king, as had happened in the sectors like telecom after regulatory mechanism has been put in place. When there is a king, there got to be a queen also. The queen obviously is the developer. The real estate bill that we are taking up today seeks to forego such a happy alliance between the buyers and the developers. This bill seeks to address the maladies of the sector by putting in place a regulatory mechanism. नए कानून के तहत सभी रियल एस्टेट परियोजनाओं और एजेंटों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। पारदर्शिता और परियोजनाओं को समय पर पूरा करना भी विधेयक में शामिल है। बिल में कहा गया है कि हर राज्य में रियल एस्टेट रेगुलेटर नियुक्त किए जाएंगे जो सभी प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करेंगे और कस्टमर्स उनसे सीधे शिकायत कर सकते हैं और इसकी सुनवाई रेगुलेटर द्वारा की जाएगी। इस बिल से रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ेगी। प्रोजेक्ट लॉन्च होते ही बिल्डर्स को प्रोजेक्ट से संबंधित पूरी जानकारी अपनी वेबसाइट पर देनी होगी। इसमें प्रोजेक्ट को मंजूरी के बारे में भी बताना होगा। साथ ही प्रोजेक्ट के बारे में रोजाना अपडेट करना होगा। बिल में प्रावधान किया गया है कि खरीदार से वसूले गए पैसे को 15 दिनों के भीतर बैंक में जमा कराना होगा। इस पैसे को एस्क्रो अकाउंट के रूप में रखा जाना है जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की 70% राशि होगी और इसका उपयोग सिर्फ उसी प्रोजेक्ट के लिए होगा। शेष 30% राशि का इस्तेमाल बिल्डर्स कहीं और भी कर सकता है। Very happy to note that even though the select committee had recommended 50% of the money to be kept in a separate account, escrow account, but the government in its wisdom has taken our suggestion because we felt very strongly about it. Take all the credit, but we stand by this bill. कब्जा देरी से मिलने या फिर कंस्ट्रक्शन में दोषी पाए जाने पर डेवलपर को ब्याज और जुर्माना देना होगा। अगर कोई डेवलपर बायर्स के साथ धोखाधड़ी का दोषी पाया जाता है तो उसे 3 साल की सजा मिलेगी। वहीं प्रॉपर्टी डीलर या बायर को दोषी पाए जाने पर उसे 1 साल की सजा होगी। नए बिल के अनुसार डेवलपर को प्रोजेक्ट की बिक्री सुपर एरिया पर नहीं बल्कि कारपेट एरिया पर करनी होगी। डेवलपर को प्रोजेक्ट का कब्जा देने के 3 महीने के अंदर रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन को हैंडओवर करना होगा। नए बिल में प्रोजेक्ट एरिया 1000 वर्ग मीटर से कम कर 500 वर्ग मीटर कर दिया गया है, यानी 8 फ्लैट का प्रोजेक्ट भी इस बिल के दायरे में आएगा। इस तरह छोटे डेवलपर भी रेगुलेटर की निगरानी में रहेंगे। बिल के अंतर्गत रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों तरह के प्रोजेक्ट आएंगे। पहले बिल में केवल रेजिडेंशियल को ही शामिल किया गया था, लेकिन विरोध के चलते सरकार ने इसमें संशोधन कर दिया। नए कानून के अनुसार डेवलपर और बायर्स के हितों की रक्षा के लिए लैंड का इंश्योरेंस करना होगा। प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बदलने के लिए डेवलपर को 66% खरीदारों की सहमति लेनी होगी, यानी जब तक कुल खरीदारों में से 2/3 खरीदार स्ट्रक्चर बदलने की अनुमति नहीं देंगे तब तक उसमें कोई बदलाव नहीं होगा।
जाहिर है कि इस रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट बिल के कानून का रूप ले लेने के बाद बिल्डर या प्रॉपर्टी ब्रोकर ग्राहकों के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी अब नहीं कर पाएंगे। इस बिल के आने से ग्राहकों के पैसे सुरक्षित रहेंगे और उनके अधिकारों का हनन भी बिल्डर नहीं कर पाएंगे। पार्लियामेंट टीम के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। चलिए, तो ये बड़ी बातें थी इस रियल एस्टेट विधेयक की, जो कि राज्यसभा में पारित हो चुका है और अब भी एक टेक्निकलिटी है कि ये जल्द ही कानून बन जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस चर्चा की शुरुआत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस विधेयक के मायने क्या हैं हमारे लिए, आपके लिए। दो खास हमारे साथ बने हुए हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए ये खास कार्यक्रम। किशोर अवस्था हम सब की जिंदगी का बहुत ही अहम पड़ाव होता है, जिसमें हम सब बहुत ही महत्वपूर्ण शारीरिक और मानसिक बदलावों से गुजरते हैं। इस उम्र में खून की कमी यानी अनीमिया काफी आम है, जिसके कारण कमजोरी, चिड़चिड़ापन और थकान जैसी शिकायतें आती हैं। सप्ताह में एक बार IFA की नीली गोली लेना किशोर अवस्था में विकास के लिए सहायक होता है। ये नीली गोली शासकीय शालाओं, आंगनबाड़ी केंद्रों और शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में निःशुल्क मिलती है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब किशोर और किशोरियां साप्ताहिक IFA की इस नीली गोली का सेवन जरूर करेंगे। ये चांदनी का चौक है। ये रविंद्र का सेतु है। मारीना का बीच है ये आजाद का मैदान है। खड़े सिंह दा मार्ग है। चित्तरंजन का एवेन्यू है ये। अन्ना का नगर यही है। गंगा की है ये नदी। ये लक्ष्मी की कॉलोनी है। बंकिम का स्ट्रीट है ये। नरीमन का पॉइंट है ये। और मैं तुम्हें इसे गंदा नहीं करने दूंगा। यहाँ कचरा नहीं फेंकने दूंगी। पान नहीं थूकने दूंगा। केले का छिलका नहीं फेंकने दूंगी। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सके। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। बहुत बहुत बधाई हो, आपने अपने बच्चों को पोलियो से बचा लिया। लेकिन जब तक दुनिया में पोलियो का एक भी केस है, पोलियो का खतरा बना हुआ है। इसीलिए अब सरकार देश में पोलियो इंजेक्शन की शुरुआत कर रही है, ताकि आपके बच्चे को मिले डबल सुरक्षा। अब अपने 1 साल से छोटे बच्चे को टीकाकरण सत्र में पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। क्यों राधा, इससे क्या होगा पता है ना? हाँ दीदी, पोलियो से डबल सुरक्षा हमेशा के लिए। याद रहे, पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। अधिक जानकारी के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र, ANM या आशा दीदी से संपर्क करें। चलिए, चर्चा कर रहे हैं इस वक्त हम रियल एस्टेट विधेयक की, जो कि पारित हो चुका है राज्यसभा में और अब जल्द ही ये कानून की शक्ल ले लेगा। मनोज जी, सबसे पहले सवाल आप ही से कि बहुत दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं और आज हमने ये देखा कि बजट सत्र का कहें कि आर्थिक सुधारों का एक बड़ा फैसला आज हमें देश के सामने आते हुए देखा है। क्या कहेंगे पूरे सेक्टर पे, क्या ओवरऑल जो सेक्टर है उस पर मैक्रो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या असर पड़ेगा? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। वेंकैया नायडू साहब ने भी बोला कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस वापस आएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बोला कि ये इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्म होगी। मैं थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा अलग पहलू देता हूँ। इसकी टाइमिंग बहुत गलत है। ये आना चाहिए था, बट इस समय जो रियल एस्टेट मार्केट है, इट इज़ गोइंग थ्रू इट्स प्रॉब्ली द वर्स्ट। अच्छा। और अगर कुछ दिनों पहले आपने RBI गवर्नर साहब का स्टेटमेंट सुना था, वो कहते थे पैसे कम कर दीजिए। उसके बाद उनके स्टेटमेंट के बाद भी कुछ इंडस्ट्री में पैसे कम नहीं हुए। इंडस्ट्री इज गोइंग टुवर्ड्स डाउन थिंग एंड द सेल्स आर गोइंग कमिंग डाउन। टू एक्सपेक्ट कि इसकी वजह से, बिल की वजह से दोबारा से सेल्स वापस हो जाएगी, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इट्स और नेगेटिव जाने वाला है। इसके फाइनल पहलू समझिए। बिल्डर के पास बायर तो एक चीज़ है, पर उसके पास बाकी जो कॉस्ट हैं, बाकी सारी कॉस्ट बढ़ रही हैं, ज़मीन की कॉस्ट बढ़ रही है, और जो पुराने हालात जिस हालत में थे, उनकी जो इन्वेस्टर का जो रीपेमेंट करना था, वो हालत बड़ी उनकी ख़राब है। सो दे आर एक्चुअली गोइंग थ्रू अ रियल बिग पेन। उसके साथ में ये रियल एस्टेट रेगुलेशन बिल आने के बाद इन बेचारों की जो लिस्ट है, रिस्क लिस्ट में ये भी ऐड हो गया कि मान लीजिए पकड़े गए तो उसमें 10% प्याज प्रोजेक्ट का देना पड़ेगा।
कोई भी बिजनेसमैन लॉस में काम नहीं करता है। जब तक विन विन सिचुएशन नहीं होती है तब तक कस्टमर को फ़ायदा नहीं होता है। अनफॉर्चुनेटली ये जो टाइमिंग है बड़ी गड़बड़ हो गई है। ये बहुत अच्छा बिल है, समय इसका बहुत गड़बड़ है। सेकंड, इसमें लेकिन आप कह रहे थे बहुत पहले आना चाहिए था, देरी हो गई। पहले आता था, देरी हो गई। लेकिन अब जिस समय आया है वो टाइमिंग ऐसी है कि द सेक्टर इज गोइंग थ्रू पेन ऑलरेडी। आई मीन मुझे तो ये डर है कि ये कैसे सेक्टर इसको पूरे रेट करेगा। इट्स विल बी पेन इन द सेक्टर। होप इन अ लॉन्गर रन इट्स वेरी गुड। चलिए, लॉन्गर रन में बहुत अच्छा होगा, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा वक्त भी लगेगा, क्योंकि इससे पारित होना है, उसके बाद राज्यों के पास जाना है, राज्यों में रेगुलेटर बनने हैं, उसके बाद जो नए प्रोजेक्ट्स होंगे लॉन्च होने हैं उसके अप्रूवल्स लेनी है। मुझे लगता है वक्त काफ़ी लगेगा। सिंघल जी, पहला रिएक्शन, जो कि आप एजेंट्स के साथ काम करते हैं, रियल एस्टेट ग्रुप्स के साथ काम करते हैं, कैसे ये सेक्टर देख रहा है इस विधेयक को जो आज पारित हुआ? देखिए, आज बहुत ऐतिहासिक दिन है, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे लगता है कि अगर आज आप पोल कर लें, 5 लाख लोगों से बात कर लें, तो 99.99% लोग ये कहेंगे कि बहुत अच्छा काम हुआ है। मैं मनोज जी से इस चीज़ पे इत्तेफाक नहीं रखूँगा कि इसकी टाइमिंग गलत है। ये सेक्टर डाउन टर्न में इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ कोई रेगुलेशन ही नहीं था। आज अगर आप किसी बायर से पूछेंगे, सबके पास बैंक अकाउंट में पैसे हैं, पर वो कहते हैं कि मैं कुछ भी खरीद लूँगा, रियल एस्टेट नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मैं पहले पैसे दूँ, फिर डेवलपर के ऑफिस के चक्कर लगाऊँ, वो मेरी अपार्टमेंट कैंसिल कर देगा, टाइम पे बना के नहीं देगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जहाँ तक रेगुलेशन की बात है, हमारे सामने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, हमारे सामने इंश्योरेंस है, हमारे सामने टेलीकॉम है। ये इंडस्ट्री ही रेगुलेशन के साथ शुरू हुई थी और रियल एस्टेट में कभी रेगुलेशन था ही नहीं, जीरो था। तो आज जो हुआ है वो जीरो से हम उस हद पे पहुंच गए हैं जो प्रॉब्ली 25 साल का काम हमने आज एक दिन में, 1 घंटे में राज्यसभा में कर दिया। तो ये बहुत बहुत अच्छा हुआ है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर होगी, जब कोई नई चीज़ आती है तो ऑब्वियसली एक सिस्टम हिलता है, थोड़ा टर्मोइल आता है, थोड़े दिन परेशानी होती है, पर इस इंडस्ट्री का रिवाइवल ही ये रेगुलेशन बिल से होने वाला है। ये आप 1 से 1.5 साल में देख लेंगे। चलिए, सिंघल साहब, आपने कहा कि इसमें रेगुलेशन नहीं था, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऐसे मानते थे कि रियल एस्टेट ओवर रेगुलेटेड था। बहुत सारे लोगों से हमने बात की, उन्होंने कहा इसमें तो साहब इतने सारे रेगुलेशन हैं और हमें तमाम एजेंसीज के पास जाना पड़ता है। मुझे लगता है ये, मनोज जी, आपको लगता है कि ये जो बिल है ये एक स्ट्रीमलाइन करता है, ये दिशा देता है, कम से कम जो चीज़ें हैं उसको पर्सपेक्टिव में रखता है, एटलीस्ट डिफाइन करता है चीज़ों को? ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, बाकी सब जगह हम कहते हैं इंडस्ट्री को रेगुलेट करिए। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस सेक्टर के साथ है कि हम इसको इंडस्ट्री नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री इसके साथ जुड़ी हुई हैं और अपने आप में एक नहीं, इंडस्ट्री कहते नहीं है। और उसका पहलू तो देखिए, इनको ना लोन सही रेट्स पे मिलते हैं, बैंक्स के लिए ये सबसे नीचे खराब एसेट क्लास में आरबीआई की स्पेसिफिक गाइडलाइंस होती हैं। बहुत जरूरी होगा इस रेगुलेशन के साथ कि जो सेक्टर है इसके लिए इस सेक्टर को पहले तो आप इंडस्ट्री का दर्जा दीजिए, बिकॉज आप इंडस्ट्री है तो उसको रेगुलेट करिए, समझ में आता है। सारी जगह हम बात करते हैं इंडस्ट्री की बात होती है, यहाँ पे ये अनरेगुलेटेड है। इनको अगर प्रोजेक्ट करने के लिए आज की डेट में अगर ब्याज मिल रहा होता, अगर इनको बैंक से इंटरेस्ट सही से मिल रहा होता, तो ये प्रोजेक्ट डिलेज नहीं होते। इनको जो बड़े दूसरे मार्केट से बड़े बड़े ब्याजों पे ये पैसे उठाते हैं, वो उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। और आज जो ये एफडीआई के नाम पे सो कॉल्ड एफडीआई आ रही है, वहाँ भी इनका जो पैसा अनफॉर्चुनेटली एक तरीके से ब्याज पे ले रहे हैं, वो नहीं होता। तो अल्टीमेटली क्योंकि ये इंडस्ट्री नहीं है, इसको इजीली लोन्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये इम्पैक्टेड थे। सेकेंडली, बहुत बड़ी बात है, हर आदमी इसके लिए पूरी तरीके से बिल्डर कम्युनिटी, ये सेक्टर रिस्पॉन्सिबल है कि इनको इस नज़रिए से देखता है कि एक, और मैं भी, आप जानते हैं पिछले कई सालों से केवल मैं कंज्यूमर एडवोकेसी करता हूँ, और इसीलिए मैं आज बोल रहा हूँ कि रियल एस्टेट में कंज्यूमर के लिए खराब है। क्योंकि इस सेक्टर को हर आदमी गाली देता है कि इसमें ये लोग पैसे बनाते हैं, प्रोजेक्ट डिले करते हैं। भाई, इज लाइक अ नॉर्मल बिजनेसमैन। आपने उसके ऊपर सारी तरफ से लोग बैठे हैं, सारे डिपार्टमेंट बैठे हैं, सारी फाइल्स में बैठे हैं, और इस बेचारे को कट देना पड़ता है। मैं बेचारा इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं इस स्थिति को देख रहा हूँ कि ये मार्केट कैसे अब ये स्थिति बदलेगी, सुधरेगी, जिसकी बात कर रहे हैं। हाँ, मैं अब ये बिल आज की डेट में भी सही हो सकता है अगर 2-3 काम करें। आप इसको इंडस्ट्री सेक्टर दीजिए। आपको 2022 में सबको मकान दिलाने का अगर आपका ड्रीम है, जो एक बहुत बड़ा ड्रीम है, तो इस पूरे सेक्टर को रिवाइवल करना है। आप सिर्फ एक एंगल को देख के कि बाहर आ जाएंगे चल जाएगा, नहीं। ये पूरे के पूरे सेक्टर में नए प्लेयर्स को लाना है, नए लोगों को मोटिवेट करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मकान बने। तो दूसरा एक बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा कि अर्बन सेक्टर को जो पॉलिसीज़ आप खोलिए। आप छोटा सा एग्जाम्पल हम लेके बैठते हैं कि दिल्ली में मास्टर प्लान 2021 जिसकी बात करते हैं, उसको आप इंप्लीमेंट करने के लिए आप कर नहीं पाते हैं। 18 लाख यहाँ मकान बन रहे हैं, आज 2016 में बैठे हैं, एक मकान की नींव उसमें बढ़ी नहीं है, क्योंकि आप उसने सेक्टर को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। सारी चीज़ें लाइए, होलिस्टिक व्यू देखिए। आई थिंक इस पूरे पॉलिसी, इसमें मैं बहुत खुश होता
अगर साथ में ये बाकी सारी चीज़ों को भी सरकार लेके आती, जो मैं उम्मीद की जा रही थी कि इस बार बजट में आएगा कि इनको आप पैसा दीजिए। आप बिल्डर पूरी इस सेक्टर को दोनों तरफ से नहीं मार सकते। चलिए, मुझे लगता है कि वो एक दूसरा पहलू है जो किए जाने की ज़रूरत है, लेकिन विधेयक कम से कम आया है और ये जो सेक्टर में बहुत वक्त से ये मांग चल रही थी, कम से कम रेगुलेशन जिसकी शुरुआत बिल कई सालों से कर रहा था, कम से कम होगा। सिंघल साहब, कीमतों पे क्या असर पड़ेगा? अब सीधे सीधे सवाल, क्या अब अच्छे दिन आ रहे हैं कंज्यूमर्स के लिए? क्योंकि हम लोग ये बार बार चला रहे हैं कंज्यूमर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, तमाम चैनल चला रहे हैं, ये विधेयक पारित हो गया, अब ये जो सपना है आपके घर का वो पूरा हो जाएगा। कीमतों पे असर? देखिए, कीमतें ऑलरेडी बहुत नीचे आ चुकी हैं, तो कीमतें यहाँ से नीचे जाएंगी ये मैं नहीं मानता हूँ। मुझे ये लगता है कि अगर बिल की वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है रियल एस्टेट खरीदने के लिए, तो उससे अच्छी कोई चीज़ हो नहीं सकती। इंडस्ट्री स्टेटस क्यों नहीं दिया गया, उसके बड़े सारे रीज़न है, क्योंकि रेगुलेटेड ही नहीं था। इंडस्ट्री स्टेटस दे दें, उसको खोल दें, पता चला लेकिन उसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि जो भी आज हुआ है उससे कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। जैसे वो म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, जैसे वो इंश्योरेंस खरीदते हैं, उनको पता होता है कि अगर मेरे साथ कोई गलत करेगा तो सरकार मेरे साथ है, प्रशासन मेरे साथ है, एडमिनिस्ट्रेशन मेरे साथ है। यहाँ पे कोई भी साथ नहीं है, राइट। हम डेवलपर्स की प्रॉब्लम्स की हैं, एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, बट बायर के साथ तो कोई भी नहीं था। सो मेरा ये मानना है कि आज बहुत ही अच्छा हुआ है और आप 1-1.5 साल देखेंगे कि टर्मोइल रहेगा, बट जैसे आप बात कर रहे थे कि स्टेट गवर्नमेंट्स अभी रेगुलेटर अपॉइंट करेंगी, पर क्या होने वाला है कि कल सुबह से बिल्डर्स इस बिल से कंप्लायंस करने की तैयारी शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको पता है ये होना तो है ही। तो स्टेट गवर्नमेंट्स जब तक अपने रेगुलेटर अपॉइंट करेंगी, अपना प्रशासन एस्टैब्लिश करेंगी, तब तक बिल्डर 100% तैयार होंगे। इनफैक्ट बहुत सारे बिल्डर ऐसे हैं जिन्होंने आज से 6 महीने पहले ही इसकी कंप्लायंस अनाउंस कर दी है कि हम 100% इस बिल से कंप्लाई करते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ हुई है। मैं तो सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इसको इतना फॉलो किया, इसके इतना पीछे लगे। बहुत सारे बिल पेंडिंग है, पर उन्होंने इसको प्रायोरिटी दी कि इसको पहले करना जरूरी है, क्योंकि एक बहुत बड़े रिफॉर्म के रूप में ये सरकार देख रही थी। जीएसटी के साथ में रियल एस्टेट बिल का नाम लिया जाता था हमेशा कि 2 बड़े आर्थिक सुधार के जो विधेयक हैं। सर, 5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, 6% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती है और वो रेगुलेटेड नहीं है। चलिए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई जो प्रावधान किए गए हैं उसका सकारात्मक असर इस सेक्टर पे होगा या नहीं। कहीं मत जाइए, देखते रहिए यह खास कार्यक्रम। एनआरआई लड़के से शादी हुई तो फैमिली में सब बहुत खुश हुए, लेकिन विदेश पहुंचकर मालूम पड़ा कि मेरे हस्बैंड ने शादी के लिए सब झूठ बोला था। काम काज से लेकर प्रॉपर्टी तक के बारे में सब इन्फॉर्मेशन गलत थी। मेरे साथ उसका बर्ताव दिन पर दिन खराब होता गया, मारपीट, मेंटल टॉर्चर, और जब पता चला कि वो पहले से ही शादीशुदा है तो मैं बिल्कुल टूट गई। विदेश में रहते हुए उसके चंगुल से निकलना मेरे लिए मुश्किल था। एनआरआई लड़के से शादी तय करने से पहले उसका एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, सोशल सिक्योरिटी नंबर, पासपोर्ट डिटेल्स और मैरिटल स्टेटस के बारे में अच्छी तरह से जान लेना बहुत ही जरूरी है। और ध्यान रखें, एनआरआई शादी को भारत में ही कानूनन दर्ज करवाएं। गलत एनआरआई शादी में फंस चुकी कोई भी महिला तुरंत मदद के लिए पुलिस और एम्बेसी में संपर्क कर सकती है और साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग की वेबसाइट पर जाकर एनआरआई सेल में ऑनलाइन कंप्लेन भी रजिस्टर कर सकती है। मैं अमिताभ बच्चन आज आपके सामने वो कहने जा रहा हूं जो मैंने पहले कभी नहीं कहा। मैं एक रोगी, हेपेटाइटिस बी का रोगी। 1982 में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरे साथ एक दुर्घटना हुई। ऑपरेशन करवाना पड़ा और मेरे शरीर में 60 बोतल खून चढ़ाया गया। खून का कोई एक सैंपल हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड था जो मेरे लिवर तक पहुंच गया। कई सालों बाद आम जांच के दौरान जब इसका पता चला तो मुझे यह भी पता चला कि मेरा 1/4 लिवर ही बचा हुआ है। लेकिन सही इलाज के बाद आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और काम कर रहा हूं। हेपेटाइटिस बी से बचने का पहला उपाय है शिशु के जन्म पर पहला टीका लगवाएं और पहले साल में 3 और नियमित टीके लगवाएं। ये आपका पहला कदम होना चाहिए। मुफ्त टीकाकरण के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र जाएं और पूरी जानकारी लें। देखिए, ये जो हेपेटाइटिस बी है इससे हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है। जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया, और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं। ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं।
और ये देखिए, लक्ष्मी भाभी की सफाई तो गांव-गांव में प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सकती है। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। स्वागत है आप सभी का। सिंघल साहब, ये जो बिल में ये कहा गया है कि जो 500 मीटर का एरिया है और 8 फ्लैट अगर आप बनाते हैं तो भी आपको रजिस्टर कराना होगा, और साथ ही साथ जो एजेंट्स हैं उनको भी रजिस्टर कराना होगा। अच्छी खबर है, बहुत ही बढ़िया खबर है। मैं तो खुद रियल एस्टेट एजेंट हूँ, हमारे यहाँ 2000 लोग काम करते हैं। मैं उनको कहता था कि आप रियल एस्टेट का कोई कोर्स कर लीजिए, बोलते थे क्यों करें, राइट। सो अब जो रिक्वायरमेंट आई है कि सारे रियल एस्टेट ब्रोकर्स को रेगुलेट किया जाएगा, उनकी सर्टिफिकेशन होगी, और यही नहीं कि वन टाइम सर्टिफिकेशन होगी, हर साल आपको सर्टिफिकेशन लेनी है। अगर आपने नहीं ली तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। ये रूल्स एंड रेगुलेशन सिंगापुर, दुबई में सदियों से हैं। हमारे ऑफिस सिंगापुर में भी हैं, दुबई में भी हैं। हमारे वहाँ पे जो लोग होते हैं वो कोर्स करते हैं, और ऑब्वियसली कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है कि रियल एस्टेट ब्रोकर्स को भी रेगुलेट किया जा रहा है, क्योंकि वो बहुत बड़ी कम्युनिटी है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पूरी इंडस्ट्री में। दूसरा, जो 500 वर्ग मीटर का जो रूल है, उसका अच्छा फायदा ये हुआ है, अभी हम हमेशा टीवी पर बड़े बिल्डरों की बात करते हैं, बट हिंदुस्तान में अनऑर्गेनाइज्ड जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो भी बहुत बड़ा सेक्टर है, क्योंकि वो ना तो कहीं वैट में आता, ना कहीं टैक्स में आता, तो वो कहीं कैप्चर ही नहीं होता। बट इस 500 वर्ग मीटर के रूल की वजह से अगर मैं छोटे छोटे जो बिल्डर हैं, 1 घर बना रहे हैं, 2 घर बना रहे हैं, 10 घर बना रहे हैं, वो भी कवर होंगे। तो इस बिल ने पूरे यूनिवर्स को कवर कर लिया है। सो बहुत ही वेल ड्राफ्टेड, बहुत ही वेल थॉट, सरकार ने बहुत टाइम लगाया इसके ऊपर। आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि ये जो भी आज हुआ है ये बहुत हेल्प करेगा। तो मनोज जी, आपको क्या लगता है कि ये जो बात सिंघल साहब कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा हुआ है, रेगुलेशन करने की कोशिश की गई है, वाकई आपको लगता है एज एन एक्सपर्ट, चूंकि आप कंज्यूमर्स के साथ लगातार खड़े रहे हैं, आप क्यों बार बार ये बोल रहे हैं कंज्यूमर्स के लिए अच्छी चीज़ नहीं है? देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ लगातार कि अल्टीमेटली कोई भी या कुछ और करने की ज़रूरत है शायद। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बात बोल रहा हूँ कि ये किसी भी केस में आपने बोला कि इसके क्या रेट्स पे क्या असर होगा। जब आप बोल रहे हैं कि पहली पेनल्टी में 10% बिल्डर को देना पड़ेगा, कोई भी बिजनेस में 10% को इस पर ऐड करने के बाद मार्केट में प्रोडक्ट लेके आएगा, प्राइसेस बढ़ेंगे। There is no denying that fact that prices will go up. आपने बहुत सारी और चीज़ें लेके इसमें रेस्ट्रिक्शंस लाए हैं, प्राइसेस बढ़ेंगे। आपने ब्रोकर्स को बोला है ट्रेनिंग कराने का, प्राइसेस बढ़ेंगे। तो कंज्यूमर के एंगल से एक चीज़ साहब एग्री नहीं कर रहे हैं आपसे, जो क्योंकि वो बिल्कुल ठीक है कि उन लोगों के लिए इनका नजरिया बिल्कुल सही है। ये चाहते हैं कल से सेल बढ़ जाए। मेरा काम ये है कि कंज्यूमर्स को सब पिक्चर सामने साफ रखना है, और सरकार के सामने भी पिक्चर को साफ रखना है कि ये करेंगे, करे बिना ये चीज़ें आगे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली हैं। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी बातें आया है, देर से आया है, जिस समय आया अनफॉर्चुनेटली गलत टाइम में, बिल्कुल मार्केट खराब तरीके से जा रहा है। अगर इसको अगर सक्सेसफुल बनाना है तो साथ साथ आप इंडस्ट्री का स्टेटस दीजिए, साथ साथ जितनी भी पॉलिसी की रेस्ट्रिक्शंस की वजह से रियल एस्टेट सेक्टर रुका हुआ है, एग्जांपल्स मैंने आपको दिल्ली का दिया, इसके अलावा पूरे देश में ये जो सेक्टर रुका पड़ा है, आप उसको फैसिलिटेट करिए, FAR बढ़ाइए, मार्केट खुलेगा। केवल बिल की वजह से, केवल कंज्यूमर के आने की वजह से नहीं खुलेगा। और एक बात मैं बार बार बताता हूँ, इट इज़ द इकोनॉमी सेंटीमेंट्स विच आर लो, दैट इज़ वाई पीपल आर नॉट कमिंग। आज ये मार्केट और अच्छा हो जाता, कार की सेल्स डिप हुई हैं इस महीने पहली बार, इट्स अ वेरी रॉन्ग साइन। अगर इस सेक्टर और इकोनॉमी अच्छी जाती, अपने आप आदमी इसमें इन्वेस्ट करता है, और हम लगातार ये बात देखते आए हुए हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं कॉशन का वर्ड बोल रहा हूँ, क्योंकि एकदम जंप करना किसी भी चीज़ में ठीक नहीं है। और इस सरकार के लिए भी हमें खुश होना चाहिए, पर साथ साथ हमें ये काम अभी कर लेना चाहिए कि इनको फाइनेंस अवेलेबल हो, इंडस्ट्री सेक्टर दर्जा दिया जाए, अगर हम 2022 का अपना ड्रीम करना चाहते हैं। वरना आज इस शो पे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 2022 का ये सपना किसी हालत में पूरा नहीं होने वाला। चलिए, फाइनल कमेंट्स सिंघल साहब, आपको लगता है कि एक जो समस्या थी ब्लैक मनी के इस्तेमाल की रियल एस्टेट में, और आप भी जानते हैं, बहुत करीब से आपने देखा है कि इसका इस्तेमाल होता है, कि आपको लगता है कि उस पर थोड़ी लगाम लग पाएगी इस विधेयक के आने के बाद? बिल्कुल लगेगी, क्योंकि जो आपको 70% अमाउंट एस्क्रो अकाउंट में रखना है, उससे वो उस पैसे का जो यूसेज करना है, जो भी वो जहां भी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता था, वो यूसेज बंद होगा। और अभी हम बैंक्स की बात कर रहे थे, आज बैंक जो डेवलपर को लोन देते हैं उनको कोई प्रोटेक्शन ही नहीं था, क्योंकि कोई रेगुलेशन ही नहीं था। इतने सारे प्रोजेक्ट हैं जहां पर लोन सैंक्शन थे, और अब बैंक्स ने उसकी इंस्टॉलमेंट डिसबर्स करना बंद कर दिया है, क्योंकि प्रोजेक्ट बन ही नहीं रहा था। वो एनपी वाली स्थिति जो है। हाँ, सो इसलिए ऐसा नहीं है कि बैंक्स देना नहीं चाहते। आज बैंक्स के लिए भी बहुत अच्छा हुआ कि उनको एक प्रोटेक्शन कवर मिला है कि अगर डेवलपर गलत काम नहीं करेगा तो उनका लोन भी सेफ है।
तो आपको लगता है कि ये रेगुलेशन देखने के बाद इन्वेस्टर्स भी आएंगे, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फॉरेन हो? मनोज जी? बिल्कुल, इस पे देखिए बिल्कुल आएंगे। लिहाज इन्वेस्टर के लिहाज से बार बार ये बात सही है, और इन्वेस्टर को मल्टीपल कैटेगरीज में करने का। अगर सेक्टर रेगुलेटेड है, बाहर से पैसा आने के लिए आपको कुछ एक रेगुलेटेड काम कर रहे हैं, उसमें मदद मिल रही है। पर एक बात को बार बार ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप रेगुलेट करें पर उसका फंडामेंटल कैरेक्टर जब आप चेंज करने की कोशिश करते हैं तब बहुत पेन होता है। इस पूरे बिल में रियल एस्टेट सेक्टर को ये बोला जा रहा है कि आप ऐसे नहीं ऐसे काम करिए, और ये ट्रांजिशन बहुत पेनफुल होगा। इसमें बहुत सारे नए जो पुराने लोग जिनको पुराने तरीके से काम करने की आदत है, हो सकता है वो इस मार्केट फेज आउट हो जाए, नए लोग आएंगे, नए तरीके के लोग आएंगे, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा इंपैक्ट होगा, बहुत अच्छा प्रोफेशनलिज्म बढ़ेगा इस इंडस्ट्री। लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा इंपैक्ट होगा, शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होने वाला। चलिए, तो हमारे दोनों मेहमान कम से कम ये मान रहे हैं कि लंबी अवधि में इसका फायदा जरूर मिलेगा। सिंघल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मनोज जी, आपने भी अपना पर्सपेक्टिव दिया, मुझे लगता है एक बैलेंस चर्चा हुई, और बहुत सारे और भी पहलू हैं इस बिल के जो कि अभी आने बाकी हैं। जैसे जैसे वो आते आएंगे, हम अपने प्रोग्राम्स के जरिए अपने कंज्यूमर्स को, अपने जो दर्शक हैं उनको और भी इस चीज़ों के बारे में बताते जाएंगे और एक्सप्लेन करते जाएंगे कि कैसे ये बिल या ये विधेयक आपके हित में साबित हो सकता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।